डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो जो लेसन थी, वो जो पोइम थी, दैट वाज चाइल्डहुड बाय मार्कस नैटन। उसको मैंने लेसन से, ये टेक्स्ट से ही एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इसकी जो दूसरी चीज़ें एसोसिएटेड जो इसके साथ हैं, इसका जो थीम है या जो इसकी जो समरी है और जो इसके पोइटिक डिवाइसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका ऑथर है मार्कस नैटन, इसकी बायोग्राफी मैंने गूगल पे सर्च की, लेकिन वो बड़ी कंट्राडिक्टरी टाइप की हैं। कुछ बोलते हैं कि ये मार्कस ज़ुज़ाक हैं जो आज कल बड़ा मशहूर राइटर हैं, कुछ बोलते हैं ये मार्कस नैटन कोई और हैं, कुछ बोलते हैं कि ये स्वीडन में पैदा हुए हैं, कुछ बोलते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी जो बर्थ हुई है। मैंने राइटर को छोड़ दिया और जो हम देखेंगे वो हमारी आज की जो पोइम है, इसकी जो थीम समरी दूसरी चीज़ें वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोइम है चाइल्डहुड बाय मार्कस नैटन, इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखेंगे। द पोइम चाइल्डहुड इज़ रिटन बाय मार्कस नैटन। इन द पोइम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लास्ट चाइल्डहुड। जो ये लेसन है मार्कस नैटन की, इसका जो मेन जो मुद्दा है दैट इज़ द पोएट थिंक्स ओवर हिज लास्ट चाइल्डहुड। जो शायर हैं वो अपने खोए हुए बचपन को याद करता है और सोच रहा है कि उसका बचपन कहाँ चला गया और उसका बचपन कब चला गया। ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट व्हेन ही लॉस्ट द इनोसेंस। वो उस मोमेंट को सर्च कर रहा है, तलाश कर रहा है जब उसकी जो बचपन की इनोसेंस थी, मासूमियत थी, वो चली गई। एंड रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट व्हाट इट सीम्ड टू बी। और उसको और समझता है कि उसकी जो बचपन की मासूमियत थी वो तब चली गई व्हेन ही रियलाइज दैट वर्ल्ड इज़ नॉट व्हाट इट सीम्ड टू बी। ये दुनिया वो नहीं है जो बाज़ाहिर ये दिख रही है। ही रिकॉल्स हिज थॉट्स ऑफ माइंड एंड ही रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल। वो बचपन के जो उसकी यादें थी, उसकी सोच थी, वो उनको वापस रिवाइंड कर रहा है एंड रियलाइज, और समझ आ रहा है उसको द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल। जो लोगों में या जो बड़े लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, उनमें जो एक मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है अराउंड हिम, जो उसके आसपास हैं। तो शायर ये कहना चाहता है कि जब उसका दिमाग डेवलप हो गया, जब उसकी मेंटल नरिशमेंट हो गई, तब उसका जो बचपन था, उसकी जो मासूमियत थी, इनोसेंस थी, वो चली गई। ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया। आखिरकार वो इस बात को मानने पे राज़ी हो जाता है दैट इज़ चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। उसका जो बचपन था वो किसी दूर जगह चला गया, कहीं दूर खो गया। एंड हिड बिहाइंड द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट। और शायद वो किसी छोटे से बच्चे या मासूम चेहरे के पीछे छुप गया। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे एक वो मासूमियत होती है, एक बचपना होता है। तो शायर फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद जो है दैट इज़ समरी ऑफ दिस पोइम। जो इस पोइम की समरी है, द पोइम डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। असल में ये जो पोइम है, इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऑफ ग्रोइंग अप। जो बड़े होने के साथ जब एक बच्चा मैच्योर होता है, एडोलसेंस या टीनेज की तरफ जाता है, तो उसके साथ साथ कौन सी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड, जो बचपन से एक मैनहुड, मैच्योरिटी या टीन एज की तरफ एक आदमी चला जाता है। ओनली ए चाइल्ड अप टू ए सर्टेन एज रिमेन सिंपल। क्योंकि एक बच्चा एक हद तक या एक उम्र तक सिंपल हार्टेड, बिलीविंग एंड सबमिसिव रह सकता है। मासूम दिल या बिलीविंग, जो बिना सोचे समझे दूसरे की बात पे भरोसा करे, एंड सबमिसिव, जो बड़ों का कहना माने या दूसरों के सामने जो उससे बड़े हों उनके सामने थोड़ा डर जाए। बट विद फिजिकल ग्रोथ देयर कम्स ए चेंज इन हिज थिंकिंग एज वेल। लेकिन जैसे ही उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है, जो प्यूबर्टी स्टेज आता है एक इंसान में, जब टीन एज आती है, तो उसकी सोच में भी एक तब्दीली आती है। उसका जो थिंकिंग पावर है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, वो इंडिविजुअलाइज होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो थिंकिंग है वो अपने लेवल पे सोचना शुरू करता है। हर चीज़ को पहले जज करने या एनालाइज करने की कोशिश करता है। अब वो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं रहता। इसका जो बचपना है वो उसी दम धीरे धीरे वो चीज़ चली जाती है जो बचपन में उसकी आदत थी या सोच विचार था। द पॉइंट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। शायर इस चीज़
चीज़ पे परेशान है या ये चीज़ तलाश कर रहा है कि उसका जो बचपन था वो कब चला गया एंड बिकेम ए टीनेजर ग्रोन अप, और कब वो बचपन से जो टॉडलर्स होते हैं उनसे कब वो उसकी शिफ्टिंग हो गई टीन एजर के ग्रुप में, या जो ग्रोन अप्स होते हैं मैच्योर लड़के होते हैं। परहैप्स द टर्निंग पॉइंट वाज द एज फैक्टर। शायर को लग रहा है कि जो टर्निंग पॉइंट था, जिस चीज़ से उसका बचपन चला गया, दैट वाज द एज फैक्टर, जो एज फैक्टर है। क्योंकि जब आपकी एज एक स्टेज पार कर जाती है तो फिर आप बच्चे नहीं रह सकते। व्हेन ही वाज पास्ट 11, खासकर जब वो पास्ट 11 11 साल से ऊपर हो गया, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट म्यूटली वट एल्डर्स टॉट हिम। अब वो खामोशी से वो चीज़ें मानने को तैयार नहीं था जो उसके बड़े उसको पढ़ाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो लॉजिकली और रीजनेबली सोचने लगा। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ हीवन एंड हिल। अब जो हीवन और हिल हैं, रिलीजियस चीज़ें हैं या स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको क्वेश्चन करने लगा। ही कॉल्ड देम द क्रिएशन ऑफ मैनज इमेजिनेशन। वो अब इन चीज़ों को एक इंसान की इमेजिनेशन, एक इंसान का ख्वाब ख्याल समझने लगा, विद नो जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस। क्योंकि जैसा कि उसको जोग्राफी में पढ़ाया जाता था कि जो यूनिवर्स हैं या जो अर्थ हैं या जो सोलर सिस्टम है, तो उसमें वो ये चीज़ें हेवन और हेल तो उसको नज़र नहीं आ रही हैं ज़ाहिर में। तो उसको लग रहा है कि ये चीज़ें इमेजिनरी हैं, ख़याली हैं, क्योंकि इनकी जो जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस है, जो स्पैटियल एग्जिस्टेंस है कहीं पे स्पेस और टाइम के हिसाब से, तो वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहा है। तो वो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करने लगा और हर चीज़ का एक प्रूफ मांगने लगा। इसके बाद हम देखते हैं विद ग्रोइंग अप ही ऑल्सो डिस्कवर्ड टू हिज शॉक दैट ग्रोन अप पीपल वर बैलेंट लायर्स। तो जब वो बड़ा होता है तो उसको एक चीज़ की डिस्कवरी होती है, दैट दीज ग्रोन अप पीपल वेर बैलेंट लायर्स। जो ये बड़े लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, वो बड़े झूठे होते हैं, बड़े मक्कार मुनाफिक होते हैं। देयर एक्शन डिड नॉट मैच विद देयर वर्ड्स। उनका जो काम होता है, उनके जो अफ़ाल होते हैं, दे डिड नॉट मैच विद देयर वर्ड्स। वो उनके अल्फाजों से, वो उनकी बातों से मैच नहीं होती, उनमें हम आहंगी नहीं होती। दे प्रीच लव बट प्रैक्टिस्ड हेट्रेड। वो एक तरफ से तो लव प्रीच करते हैं, दर्ज देते हैं कि एक दूसरे के साथ अमन से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, बट प्रैक्टिस्ड हेट्रेड। लेकिन जब उनका हम देखते हैं, दे यूज टू प्रैक्टिस हैट्रेड, वो नफ़रत और जो अदावत और दूसरी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, अमल उनका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दे वर सेल्फिश, वो खुद गर्ज होते हैं, ग्रीडी, लालची होते हैं, एंड अनट्रस्टवर्दी, और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। द पॉइंट हिट्स अपॉन ए न्यू आइडिया अबाउट व्हेन ही सीज्ड टू बी ए चाइल्ड। शायर को लग रहा है कि एक तीसरी बार जब उसको ये आइडिया आता है कि वो अब चाइल्ड नहीं रहा, एंड बिकेम एन एडल्ट, एक एडल्ट, वो उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, अब वो एक मैच्योर हैं। इट वाज व्हेन ही सीज्ड टू बी ए चाइल्ड एंड बिकेम एन एडल्ट, इट वाज व्हेन ही बिगेन टू थिंक फ्रीली एंड इवन डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। उसको ये चीज़ तब महसूस हो रही है जब उसको लग रहा है कि अब उसकी जो थिंकिंग है वो फ्रीली है, इंडिपेंडेंट है। अब वो अपने बलबूते पे सोचने लगता है, एंड डिफरेंटली, और दूसरों से मुख्तलिफ सोचता है। इस मतलब जो दूसरे लोग सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये भी वही सोची, उसकी अपनी जो थिंकिंग होती है अब वो ओनली एंड ओनली उसकी अपनी ही होती है। ही बिगेन टू जज पीपल एंड देयर वर्ड्स। वो लोगों को जज करने की कोशिश करता है, तोलने की कोशिश करता है, एंड देयर वर्ड्स, और उनके जो बातें होते हैं क्रिटिकली, तजियाती तौर पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं। सच कॉन्फिडेंस गेव हिम ए सेंस ऑफ मैच्योरिटी। इस कॉन्फिडेंस से उसमें एक मैच्योरिटी आती है, एक जो बालिगपन आता है। सो इन चीज़ों से उसको लगता है कि अब वो एक बच्चा नहीं रहा, नाउ ही इज़ नॉट सिंपली ए चाइल्ड। अब वो एक इन्फेंट या एक बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो एक ग्रोन अप या एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पे अभी बन रहा है। बट नॉन ऑफ द अल्टरनेटिव सेटिस्फाई द पॉइंट। लेकिन इन सब चीज़ों से ये जो पॉइंट हैं उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। ये जो वो अपने हिसाब से जो ये क्वेश्चन है कि मेरा बचपन कहाँ खो गया, उसके जवाबात देने की कोशिश करता है। ही रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिकम सिंपल एंड ट्रस्टिंग लाइक ए चाइल्ड। उसको अब लग रहा है कि ये नामुमकिन है कि वो फिर से अपने बचपन के स्टेज में वापस जा सके, जहाँ वो सिंपल था और ट्रस्टिंग था, बिना
बिना सोचे समझे बातों पे भरोसा करता था और सिंपल था, मासूम था, अब वो उस स्टेज में वापस नहीं जा सकता, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। चाइल्डहुड इज़ अ स्टेज, अ बिगिनिंग, क्योंकि चाइल्डहुड जो हमारी ज़िंदगी का पहला स्टेज होता है जब हम बच्चे होते हैं। वंस यू हैव क्रॉसड द बॉर्डर लाइन, एक बार आपने ये स्टेज लाइफ का क्रॉस कर लिया, एक बार आप इससे आगे निकल गए, टीन एज की तरफ आ गए या एडोलसेंस की तरफ आ गई, यू बिकम सो कॉल्ड वर्ल्डली वाइज। अब आपको वर्ल्डली वाइज कहा जाएगा कि आप अक्लमंद हो, दाना हो, दूसरी चीज़ें हो, लेकिन साथ में ही विकट, आप विकट भी बन जाते हो, क्योंकि अब आपको जो दुनिया में जो बुराइयां हैं जो बड़े लोगों में पाई जाती हैं वो धीरे धीरे आप में दाखिल हो जाएंगी, और आप भी दूसरों की तरह लालची और जो हाइपोक्रिट और जो दूसरी से लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें आप में आ जाएंगी। सो द पोइट ट्राइज टू कंसोल हिमसेल्फ, शायर अपने आप को ये कंसोल कर देता है कि अब वो अपने बचपन में फिर से वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो स्टेज पार कर लिया है, तो अब उसमें जाने का कोई चांस नहीं है। सो द थीम ऑफ द पोइम, जो अब हमारी इसका एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ द थीम ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का थीम क्या है? द पोइम चाइल्डहुड फोकसेस ऑन द थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस। असल में ये जो पोइम है इसका जो थीम है दैट इज़ द लॉस ऑफ इनोसेंस। जो बचपन की इनोसेंस होती है वो लॉस, उसके खोने का जो शायर को अफसोस है। इन दिस पोइम द पोइट मार्कस नैटन वंडर्स व्हेन एंड वायर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इस पोइम में जो शायर हैं, जो मार्कस नैटन है, वो हैरान हो जाता है या वो सर्च करने की कोशिश करता है कि कब और कहाँ उसका बचपन खो गया। इन दिस क्वेस्ट, इस तलाश में, टू फाइंड द मोमेंट ही ग्रो अप, शायद उस वक्त खो गया जब वो ग्रो अप हो गया, बड़ा हो गया। मार्कस हाईलाइट द इनोसेंस ऑफ फेथ ही लॉस्ट इवन एज ही गेन रैशनल इंडिविजुअलिटी। शायर हमको ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने जो रैशनल इंडिविजुअलिटी, अब अगर जो इंडिविजुअल बन गया और उसमें रैशनैलिटी आ गई, अब वो लॉजिकली सोचता है, रीजनेबली सोचता है, लेकिन उसके बदले में जो उसने कीमती चीज़ खो दी, दैट इज़ इनोसेंस ऑफ फेथ। जो बचपन की जो इनोसेंस थी, जो फेथ था, या जो सिंपलिसिटी थी जो बच्चों में पाई जाती हैं, उनमें जो दूसरे खराफात या दूसरी जो गलत चीज़ें, लालच, हिरस्तामा, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो शायर को इस चीज़ के खोने का अफसोस होता है, अगर जो वो रैशनल अब बन गया है और अगर जो उसमें इंडिविजुअलिटी, इनफरादी तौर पर वो खड़ा हो गया है, अपने टांगों पे खड़ा हो गया है, लेकिन उसके बदले में उसने जो कीमती चीज़ खो दी, दैट इज़ इनोसेंस ऑफ फेथ। जो बच्चों की एक वो मासूमियत होती है, सिंपलिसिटी होती है, बिना सोचे समझे वो दूसरी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। सो दिस वाज द थीम ऑफ दिस लेसन। सो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लिटरेरी पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोइम। जो शायर ने लिटरेरी या पोइटिक डिवाइसेस, अदबी जो या लिटरेरी शायराना तालमियाँ इस्तेमाल की हैं इस पोइम में, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शायर ने जो एक चीज़, एक कंसेप्ट इस्तेमाल किया है इसमें, दैट इज़ द रैशनलिज्म। एक्चुअली ये लिटरेरी डिवाइस नहीं है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ परस्पेक्टिव। तो शायर ने ये एक तरह का इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है। द पोइट रैशनलाइजेज द लॉस्ट चाइल्डहुड व्हेन ही वाज 11 एंड ही फाउंड दैट हेलन हीवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी। शायर जो है वो इस बचपन को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। शायर को लग रहा है कि उसने अपना बचपन तब खोया जब उसमें रैशनैलिटी आ गई, अब वो लॉजिकली, रीजनेबली सोचने लगा, अब वो हर चीज़ का प्रूफ मांगता है, क्योंकि उसको पता चला दैट हीवन एंड हेल, जो हेल और हीवन है, नरक और सरक, जन्नत और जहन्नम, कैन नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, दीज थिंग्स कैन नॉट बी डिस्कवर्ड इन जोग्राफी। ये जोग्राफी से शायर को पता नहीं चल सकती, जो मैप हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें नहीं मिल सकती। तो फॉर एग्जांपल, वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, शायर को लग रहा है कि शायद अब मैं बच्चा नहीं रहा है क्योंकि अब मैं 11 साल का हो गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हीवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, और शायद ये वो वक्त था कि मैं बच्चा ना रहा जब मुझे पता चला कि हेल और हीवन, जो नरक और सरक हैं, जन्नत और जहन्नम हैं, दैट कैन नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, वो जोग्राफी में और जो जोग्राफिकल मैप्स हैं उनमें नहीं मिल सकते। सो वैसे ही जो है राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस लेसन की जो राइम स्कीम है, एक तो वो पहले स्टेंजा में है और फिर है लास्ट स्टेंजा में। जो सेकंड और थर्ड स्टेंजा है उनमें कोई राइम शायर नहीं रही रखी है। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें जो राइम स्कीम है, द ABBCCD, जो एंड वर्ड्स होते हैं लाइन के, वो अगर आप उसमें मैच हो जाए और एक स्कीम बन जाती है। जो पहली लाइन है, फिर A,
फिर बी जो दूसरी और तीसरी लाइन है, उनके जो एंड वर्ड्स हैं एंड उनकी जो राइमिंग है वो साथ मैच होती हैं। ऐसे ही सी जो थर्ड और फोर्थ हैं, और फिर डी की, तो वैसे ही। एंड द राइम स्कीम, ये राइम स्कीम जो है स्टंजा वन है, तो वैसे ही फोर्थ स्टंजा की जो राइम स्कीम है दैट इज़ A B B A, वो भी उसी हिसाब से मैच होती हैं। उसका फर्स्ट लाइन और फिर लास्ट लाइन मैच होती हैं, वैसे ही सेकंड और थर्ड मैच होती हैं। लेकिन जो इसके जो दो स्टेंजाज हैं, सेकंड एंड थर्ड, उनमें कोई राइम स्कीम नहीं है। खाली जो फर्स्ट स्टेंजा है और जो लास्ट स्टेंजा है, उनकी राइम आपस में मैच होती हैं। द पॉइंट है यूज्ड नो राइम स्कीम। सेकंड और थर्ड स्टेंजा में शायद ने कोई राइम स्कीम नहीं इस्तेमाल किया है, उसमें उसने ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स के तौर पे उसको लिया है। जैसे वाल्ट विटमैन की जो पॉइंट थी वो फ्री वर्स में थी। सो रफरेन हम बोलते हैं जब कोई लाइन या कोई एक फ्रेज या कोई एक सेंटेंस पोइम में बार बार रिपीट हो जाए। इसमें जो लाइन या जो फ्रेज रिपीट होती हैं, दैट इज़ व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज दैट द डे, क्या ये वही दिन था। ये जो हैं ये तकरीबन तीन चार ये जो स्टेंजाज हैं उनमें रिपीट हो रहा है। इसको हम रेफरेन कहते हैं, मुकर्रर या बार बार दोहराना। तो वैसे ही इसमें शायर ने एक और कंसेप्ट दिया है, एक पर्सपेक्टिव दिया है, दैट इज़ इंडिविजुअलिटी। वो एक्चुअली लिटरेरी डिवाइस तो नहीं है, बट इट कैन बी seen as a sort of perspective that the writer has put forward. So the third sentence, the poet realized that he can use his own mind and can produce his own thoughts. जो थर्ड स्टेंस है, शायर को लग रहा है कि अब वो इस काबिल हो गया है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सके और अपने ख्यालात पैदा कर सके, अपने लेवल पे सोच सके। ही डिस्कवर्ड ए सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी हिमसेल्फ। इसको अब अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत, उसको अपने अब वो इस काबिल हो गया है कि वो अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे कोई डिसीजन ले सके, कोई फैसला कर सके या किसी चीज़ पे अपनी राय दे सके। दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत। तो वैसे ही शायर ने एक और लिटरेरी डिवाइसेस में इस्तेमाल किए हैं, दैट इज़ एंटीथीसिस, वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस। जब दो अपोजिट, बिल्कुल जो ज़िद अल्फाज होते हैं आपस एक दूसरे के, वो एक साथ इस्तेमाल किया जा सके। जैसे शायर ने इसमें इस्तेमाल किया है हेल एंड हेवन, तो ये भी उसमें आता है एंटीथीसिस में। तकरार इसको हम उर्दू में बोलते हैं, जो शायर अक्सर अपनी ये शायरी में इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही है एलिटरेशन। एलिटरेशन हम बोलते हैं जब कंसोनेंट, कोई वर्ड या कोई साउंड बार बार रिपीट हो जाए। तो ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, एक ही लेटर या साउंड एट द बिगिनिंग और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, चाहे हम शुरू के एंड वर्ड्स में इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है माई माइंड, यहाँ पे भी एम रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे भी। वैसे ही है विच आवर वे, ये शायर ने इस्तेमाल किया, तो इसमें भी डब्ल्यू इस्तेमाल होता है, इसमें भी डब्ल्यू। तो वैसे ही होता है थॉट्स दैट, इसमें भी थ की साउंड रिपीट होती है और इसमें भी। तो वैसे ही आता है टाइम द, इसमें भी टी की साउंड इस्तेमाल होती है और इसमें भी टी की साउंड इस्तेमाल होती है। दीज वेर द लिटरेरी डिवाइसेस दैट द पोइट हैज़ employed or used in this poem. This was the summary, theme and literary devices और poetic devices that the poet has used in this poem. अगर आपको समझ आता है जो हम पढ़ाते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी व्यू दे ताकि इसको और इम्प्रूव कर सके। और तो कंटेंट के हिसाब से, और दूसरी जो पिक्चर क्वालिटी, दूसरी चीज़ें हैं वो, और जो सिलेबस हैं वो फ्यूचर में और इंक्लूसिव कर सके। थैंक यू। और जो दूसरे क्लासेस हैं उनके भी इंशाल्लाह जो ये लेसन्स हैं उनकी भी इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन देंगे। ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें।